नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के इस अंतिम वीडियो को डिस्कस करते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपन ने सॉल्व कर ली हैं। आज एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम अपन लेते हैं। ये प्रॉब्लम कैपिटल गुड्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट की है, यानी ऐसा कैपिटल गुड्स जिसका उपयोग या तो टैक्सेबल सप्लाई में किया जाता है या जिसका प्रयोग पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई में किया जाता है। तो ऐसे कैपिटल गुड्स की क्रेडिट के संबंध में हम कैसे ध्यान रखते हैं, क्या प्रोविजन इसके संबंध में है। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि किसी कैपिटल गुड्स के बारे में आपको ये कोई कुछ पूछा जाता है कि भाई इसके जो है वो उसकी जो आईटीसी है उसके बारे में अपन क्या प्रोविजन करते हैं, विशेष तौर से सेक्शन 17(1) और 17(2) की बात अपन यहाँ कर रहे हैं, जो जिसका पार्टली प्रयोग है वो उसमें किया जाता है। तो इसके संबंध में सीधे सीधे से प्रोविजन ये है कि इसमें दो बातें आपको पूछी जाती हैं। ध्यान रहे, आपको दो प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। एक तो किसी पर्टिकुलर जो है मंथ जो टैक्स पीरियड कहलाता है, उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाने वाली जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी पर्टिकुलर मंथ की। एक तो आपको ये बात पूछी जाती है। दूसरी बात आपको यह पूछी जाती है कि जो कॉमन क्रेडिट होती है रजिस्टर में जमा जो राशि होती है, उसकी टोटल जो जमा राशि होती है कुल मिलाकर के, जो पीछे की जो महीनों की भी परचेजेज उसमें होती है, और वो जो जमा होती है ईसीएल में पिछले सालों के या पिछले महीनों के हिसाब से, तो उसमें से उसका वह पार्ट जो कि पार्टली एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस यूज के लिए जिसका उपयोग हो रहा है, तो वो कितना है। क्योंकि वो अमाउंट अपने को कैलकुलेट करनी है जो कि वास्तव में वो जो है वो एक तरह से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आ जाएगी। क्योंकि जो पार्टली जो एग्जेम्प्ट के लिए यूज की जाएगी, तो ऐसी टैक्स क्रेडिट चूंकि वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर चुका है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो जमा राशि है उसका वो हिस्सा हमें बाहर करना है जो कि वास्तव में एग्जेम्प्ट से रिलेटेड है या नॉन बिजनेस यूज से रिलेटेड है, जिससे कि हम जो है वो उसकी, क्योंकि ऐसा हिस्सा जो होगा वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको जोड़ा जाएगा, और वो राशि जो है वो उसके लिए स्वीकृत अलाउड राशि है, वो केवल बाकी बची होगी कॉमन क्रेडिट में से वही होगी जो टैक्सेबल से रिलेटेड है। तो दो प्रकार की बातें आप इसमें ध्यान रखना। ये रूल नंबर 43 है। चूंकि रूल नंबर 42 जो था वो तो था ऐसे इनपुट्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल का था, वर्क इन प्रोग्रेस में ऐसा इनपुट सम्मिलित थे या फिनिश्ड गुड्स में सम्मिलित थे, तो माल संबंधी था। यहां पर कैपिटल गुड्स हैं जो कि उसके अंदर आईटीसी ली भी है। तो इसके संबंध में आपको ये ध्यान रखना कि एक तो जैसे किसी पर्टिकुलर मंथ में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाने वाली राशि क्या होगी, बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक तो उस जुलाई महीने की जो भी परचेजेज होगी जुलाई मंथ की, वो पूरी की पूरी उस क्रेडिट लेजर में डाल दी जाएगी, नंबर 1। दूसरी बात इसमें यह है कि जो कॉमन जो क्रेडिट होगी, जैसे कॉमन वाली क्रेडिट है, वो पूरी की पूरी ईसीएल में जमा हो जाएगी। कॉमन क्रेडिट का मतलब जिसका टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस यूज के लिए उसका यूज किया जाता है, तो ऐसी जो कॉमन क्रेडिट होती है वो इसमें जमा की जाती है। इसमें जमा कौन सी नहीं की जाती, जो एक्सक्लूसिवली जो यूज किया जाता है जिस क्रेडिट का टैक्सेबल एग्जेम्प्ट के लिए, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस यूज के लिए किया जाता है, ऐसी कोई भी जो आईटीसी है उसको तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा नहीं किया जाता। दो प्रकार की जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाती हैं। एक तो जिस महीने में वह परचेज की जाती है कैपिटल गुड्स,
उसके ऊपर जो टैक्स पेमेंट किया हुआ होता है वो पूरा का पूरा उसमें जाएगा। एक्सक्लूसिवली वाला जो है वो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल वाला, और दूसरा जो कॉमन वाला है वो पूरा का पूरा है वो भी ईसीएल में जाएगा। तो ये आपको जैसे इसमें जुलाई महीने की पूरी आप सप्लाई दी हुई है, 3-4 प्रकार की सप्लाई है। एक टैक्सेबल सप्लाई है, दूसरी जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल सप्लाई है ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है, और एक एग्जम्प्ट वाली है और एक नॉन बिजनेस यूज वाली है। एग्जम्प्ट वाली है और एक नॉन बिजनेस यूज वाली है। तो ये जो है वो हैं बिक्री राशियाँ, जो आवर्त हैं ये आप अपने को बताई हुई हैं। अब जुलाई महीने की ये डिस्क्रिप्शन आपको आपके सामने है। इसमें ये एक्सक्लूसिवली वाली ये 3 कैटेगरी ऊपर दे रखे हैं, और फिर ये कॉमन वाली जो ABC की है वो नीचे दे रखी है। अब अपने को यहाँ पर जब हम, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमें 2 प्रकार के स्टेटमेंट इसमें बनाने हैं। एक तो वो स्टेटमेंट अपने को बनाना है जो कि कंप्यूटेशन होगा ऑफ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एट्रीब्यूटेबल फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 20 कह दो, या उसके लिए एक्सक्लूसिवली वाली के अलावा यूं कह दो कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो जाएगी वो राशि क्या होगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 2020 होगा। वो राशि अपने को निकालने के लिए, चूंकि इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी के अलग अलग निकालते हैं। पहले वाले में जैसे इसने कह रखा है कि ऐसी क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स नॉट टू बी क्रेडिटेड टू ईसीएल बट टू बी मेंशन्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3B। ये कहता है कि ये जो क्रेडिट होती है वो जो कि कैपिटल गुड्स के ऊपर पेमेंट किया गया है, इसको कैपिटल गुड्स को इस क्रेडिट को लेने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा यूज जो है वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में होता है। लेकिन इसका मेंशन जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B में जरूर किया जाएगा। दूसरे प्रकार की जो होती है वो ऐसी होती है जो कि टैक्सेबल गुड्स के लिए जो है वो इसकी सप्लाई में काम आती है, और ऐसी स्थिति में इसको क्रेडिट किया जाएगा ईसीएल में, और साथ ही जीएसटीआर 2 और 3B में भी उल्लेख किया जाएगा। तो टैक्सेबल वाली पूरी की पूरी जो है वो एक्सक्लूसिव वाली हमने यहाँ लिख दी। इसके अलावा जो है वो कैपिटल गुड्स फॉर नॉन बिजनेस यूज वाली आएगी नहीं, ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से। नॉन बिजनेस यूज वाली यानी नॉन बिजनेस वाली भी नहीं आएगी, टैक्स एग्जम्प्ट वाली भी नहीं आएगी, केवल टैक्सेबल वाली आएगी जो कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल हो वो आएगी, और एक कॉमन क्रेडिट आएगी। जो कॉमन क्रेडिट आगे अपन ने जो लिखे हुए हैं उसमें जो कॉमन क्रेडिट जुलाई महीने की जो कॉमन क्रेडिट है, जुलाई महीने की कॉमन, क्योंकि और जो कॉमन क्रेडिट है वो तो ऑलरेडी ईसीएल को जमा की जा चुकी हैं। आपको पर्टिकुलर जुलाई मंथ की पूछी है, तो जुलाई महीने की जो कॉमन क्रेडिट है वो अपने को ऊपर लिखी हुई है। जैसे जुलाई महीने की जो ये देखिए 18/7/18 को जो इनवर्ड सप्लाई हुई है, ये यहाँ पर एक ये गलती कर दी गई है, क्योंकि जुलाई 20 की पूछ रहे हैं तो ये 18/7/20 है, ये 18/7/18 नहीं है। ये थोड़ा इसको करेक्ट कर लें, गलती से इसने लिख दिया यहाँ पर, ये 18/7/20 है, ये 18/7/18 की बजाय। तो ये सप्लाई की जो डेट है ये गलत लिखी गई है यहाँ पर, ये गलती से इसको ठीक कर लेना भाई। ये 18/7/18, ये सारी जो ये ईयर है इसको चेंज नहीं किया हुआ है, ये सारे जो हैं वो 18/7/18 की बजाय ये 18/7/20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखने की है कि यहाँ पर एक तो इसने पूछा है जैसे जुलाई की, तो जुलाई को जो 82,080 और 82,080 जो हैं वो जुलाई महीने की सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के अंदर जो है वो ईसीएल में वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ईसीएल में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाने वाली जो राशि होती है जुलाई महीने की, जब अपन बात करेंगे तो जुलाई महीने के अंदर एक तो एक्सक्लूसिव वाली हो जाएगी और एक कॉमन वाली हो जाएगी। इस तरीके से ये जो टोटल होगा 172,080, 172,080,
ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, या हम ये कह सकते हैं कि जुलाई मंथ के लिए एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द मंथ ऑफ जुलाई होगी। तो ये तो हमारा पहला पार्ट पूरा हुआ। इसमें केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल और कॉमन का वह पार्ट जो कि जुलाई मंथ से रिलेटेड है, तो वो जुलाई महीने की क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक राशि हुई। दूसरी बात इसके अंदर और इंपॉर्टेंट जो दूसरी बात पूछी गई है वो ये है कि जैसे मान लीजिए वो एट्रीब्यूटेबल टू द जुलाई मंथ की तो वो बता दी, लेकिन इसके अलावा पीछे से जो चलती आ रही कॉमन क्रेडिट है उसका भी कोई हिसाब ऐसा होगा कि भाई कुल मिलाकर के उसमें से वो पीछे वाली भी कह दो या इस जुलाई मंथ वाली भी कह दो, सारी मिलाकर के जो कॉमन क्रेडिट है उसमें से वह पार्ट अपने को अलग करना है जो कि एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस सप्लाई से रिलेटेड है। तो उसको हम कॉमन क्रेडिट कहते हैं। ऐसी कॉमन क्रेडिट को में से उसको हटाना है। ये इसने कहा है कि जो टोटल कॉमन क्रेडिट इसकी है, जो कि सारी यानी जुलाई वाली और इससे पहले भी परचेज वाली, वो सारी मिलाकर के उसके 228,960 228,960 ये कॉमन क्रेडिट है। एक्सक्लूसिवली वाले नहीं समझ, इसमें कॉमन क्रेडिट है। ये एक्सक्लूसिवली की बजाय टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के मिलाकर के। अब ये जो इसने टीसी इसका बोला 228,960, तो इसके ये अलग अलग 3 आइटम है, ए बी सी 3 आइटम है। तीनों आइटमों की जोड़ जो है वो 228,960 228,960 दे रखा है, तीनों आइटम्स का, ए बी और सी का। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे 228,960 और 228,960 हुआ, ये टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट था। चूंकि ये क्रेडिट को आपको अलग अलग चीजों के हिसाब से उसको जो इसको अपना नाम जैसे टीसी दे दिया, दूसरा नाम जैसे टीएम है। टीएम का मतलब यहाँ पर जो मंथली क्रेडिट आती है कॉमन क्रेडिट, उसको अपनी टीएम नाम देते हैं। ये मंथली कॉमन क्रेडिट अलग अलग कम्युनिटी की कैलकुलेट की, तो इसलिए इसका नाम टीएम हो गया। और तीनों जैसे मान लीजिए ए बी सी तीनों जैसे ये क्रेडिट है दिए हुए, तीनों के अपने टीएम निकाले, तो तीनों के टीएम कैसे निकाले, प्रत्येक के अंदर 60 का भाग दे दे करके जो है वो टीएम निकाल लिया, चाहे वो सीजीएसटी है चाहे वो एसजीएसटी है। तो जैसे 1,680 1,680 ऐसे ये आ गए। फिर 46,080 था, ये भी टैक्स थे, एसजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसमें भी 60 का भाग दे दिया। 60 का भाग क्यों दिया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि जो कॉमन क्रेडिट उसने ली गई थी उसका एक नियम था कि वो जो भी कोई कॉमन क्रेडिट है उसको 60 महीने में डिवाइड किया जाएगा। वो 60 महीने में डिवाइड किया जाएगा और उसका हर महीने है वो मासिक किस्तों के अंदर उसको जो है वो अलाउ किया जाएगा। क्रेडिट तो आपके क्रेडिट लेजर में पूरी है, लेकिन पर्टिकुलर मंथ की जहां तक बात आ जाती है कि वो उसके लिए वो जब कॉमन क्रेडिट की बात आती है कि उसमें से फिर वो अलाउ कितनी होती है, डिसअलाउ कितनी होती है, तो वो हर महीने जैसे ये कहा कि पर मंथ जो राशि आती है उसकी क्रेडिट की, उसमें से अपने को ये पता लगाना पड़ता है कि उसमें से डिसअलाउड कितनी होती है। और डिसअलाउड का मतलब यहाँ पर यही है कि वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाएगी और वो कितनी राशि होगी। इसका एक तरीका ये होता है कि जैसे तीनों चीज़ों की जो मंथली आई 60 का भाग दे करके उसका जोड़ जो होगा वो सिग्मा टीएम होगा। तो सिग्मा टीएम का टोटल जो होगा उसको अपन टीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीआर बोलेंगे। जैसे टीआर आ गई 3,816 3,816। एक सीधा सा बात है, आप 228,960 में भी 60 का भाग देंगे तो भी वो इतनी आएगी। और वहां पर टीएम हमने अलग अलग कम्युनिटी की और फिर उनको जोड़ के किया तो वो टीआर कहलाया। तो इस टीआर को जो कि अलग अलग का जोड़ है, टीएम का जोड़ है, ये 3,816 की कॉमन क्रेडिट आई। इस कॉमन क्रेडिट में से जो टैक्सेबल वाला पार्ट है वो हमने को अलग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो रेशियो जो टैक्सेबल का एग्जेम्प्ट वाला है वो अपने को अलग करना है। तो एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस यूज वाली जो सप्लाई है वो तो ऊपर आ जाएगी, टोटल सप्लाई नीचे आ जाएगी, इनटू टीआर हो जाएगा, यानी कॉमन क्रेडिट हो जाएगी। तो इसलिए इसने एक तो कहा ई का मतलब एग्जेम्प्ट एंड नॉन बिजनेस यूज वाली, और फिर ऐप किया। ऐप का मतलब यहां पर टोटल सप्लाई से है, चाहे जिसके अंदर जो है वो कोई सी भी सप्लाई हो, लेकिन जो टोटल सप्लाई है वो नीचे आ जाती है।
और इनटू के अंदर अपन टीआर यानी कॉमन क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से जब अपन करेंगे EF इंटू टीआर करेंगे तो वो आएगी 913 यानी 3816 में से 913 रुपए की जो टैक्स है, जो मंथली जो क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट है जो है उसका, वो एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस यूज वाली आती है, जो कि उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा। कितने रुपए ऐड किया जाएगा? 913 रुपए ऐड किया जाएगा। इसलिए जो ऐसा ऐड किया जाएगा उसका नाम TE हो जाएगा, यानी वो टैक्सेबल हो जाएगी, इसको आउटपुट टैक्स में जोड़ा जाएगा। इसलिए इसका नाम इसने जो टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू दी एग्जेम्प्ट एंड नॉन बिजनेस सप्लाई, इसलिए इसका नाम TE का मतलब एग्जेम्प्ट वाली T, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एग्जेम्प्ट वाली। तो वो जो है वो 913 और 913 आ जाएगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि 3816 जो मंथली बनती है उसमें से 913 रुपए वाली जो है वो डिसअलाउड हो जाएगी, उसको टैक्स लायबिलिटी के रूप में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ा जाएगा उसको, और बाकी जो जितनी बचेगी वो उसके लिए और अलाउड रह जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने को ध्यान रखना है। मेजर रूप से गलती आपकी कोई नहीं होगी। ये TR, TM, EREF ये तो अपने आप हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को एक बात बिल्कुल क्लियर यही रखनी है कि जो टोटल जो इसमें क्रेडिट लेजर के अंदर जो जमा होने वाली टोटल राशि है, वो टोटल राशि अपने को उस पर्टिकुलर मंथ के लिए कितनी राशि जमा होगी, तो पर्टिकुलर मंथ की एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली कितनी राशि जमा होगी और पर्टिकुलर मंथ की कॉमन क्रेडिट कितनी थी, वो दो बातें हैं, वो तो आपके पहले वाले पार्ट में आ जाएंगी। और ये दोनों बातें अपने को स्पष्ट दी हुई हैं, सीधे सीधे दी हुई हैं। एक्सक्लूसिव टेबल वाले टैक्सेबल वाले 90 दी हुई है और वो VS 080 दी हुई है जो पर्टिकुलर मंथ की है, जुलाई की। तो एट्रीब्यूटेड टू मंथ ऑफ जुलाई है वो इनका दोनों का जोड़ा जाएगा। इसके बाद में फिर अपन कॉमन क्रेडिट पर आते हैं। तो कॉमन क्रेडिट जो 282 जितनी है, 228,960 है, 228,960 है, ये जो कॉमन क्रेडिट होती है उसको हम 60 किस्तों में डिवाइड करते, तब वो एक किस्त जो होती है वो जुलाई मंथ से रिलेटेड आती है। अब वो जो एक किस्त जो जुलाई मंथ से रिलेटेड आएगी उसमें से जो एग्जेम्प्ट वाला नॉन बिजनेस वाला पार्ट है वो अपने को निकालना है और फिर अपने को ये बताना है कि ये इसकी जो है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। ये इतनी सी बात है जिसके बारे में आपको क्लियर होना जरूरी है। तो ये सब बातें अपन यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। प्रिय बच्चों, फिर भी मैं आपको फिर कहता हूँ ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप परीक्षा में बहुत कुछ आते रहते हैं। और इसमें आप जब इनकी स्टडी करते हैं तो आप जैसे सेक्शन 16 के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी वाला था, जब एलिजिबिलिटी के अंदर जैसे ये था कि भाई वो टैक्स इनवॉइस जारी होना चाहिए, 12 महीने का भीतर का इनवॉइस होना चाहिए, माल प्राप्त हो जाना चाहिए, टैक्स जमा हो जाना चाहिए, रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, ये सब कंडीशंस जो पूरी हो जाती हैं वो कंडीशंस हैं, वो एलिजिबिलिटी हैं जो सेक्शन 16 के अंतर्गत दी गई हैं, वो फॉलो होनी चाहिए पूरी। इसके बाद में सेक्शन 17 वाला आता है जिसके अंदर पार्टली एग्जाम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल 17(1)(2) आते हैं। फिर इसके बाद में 17(5) वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसके अंतर्गत ब्लॉक्ड ITC होती है, जो कि जैसे मान लीजिए कोई चोरी हो गया, नष्ट हो गया, आग द्वारा नष्ट हो गया, गिफ्ट दे दिया, या कोई जैसे मान लीजिए वो है पेय पदार्थ, भोजन, कैटरिंग फेटरिंग ऐसे है ना, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो गिफ्ट वगैरह के हैं और हैं आइटम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इन सब की ITC को हम ब्लॉक्ड ITC कहते हैं जिनके ऊपर ITC नहीं मिलती है। तो सेक्शन 17(1)(2), सेक्शन 17(5) इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सेक्शन 16 आपने पढ़ा, सेक्शन 17 पढ़ा, सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टेंसेज वाला सेक्शन 18 पढ़ा जिसमें स्पेशल सर्कमस्टेंसेज अराइज हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए वो क्या हुआ कि टैक्सेबल से टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हो गया, नॉर्मल से कंपोजिशन में चला गया, कंपोजिशन से नॉर्मल में हो गया, किसी बिजनेस को सेल कर दिया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, कैपिटल गुड्स की सेल कर दी। ये सब चीज़ें जो है वो अपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेज होती हैं जो सेक्शन 18 के अंतर्गत होती हैं और उसके अंतर्गत जो रूल होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार होते हैं। जैसे 42 और 43 होते हैं वो तो पार्टली वाले होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो रूल नंबर 40 और 44 होते हैं वो सेक्शन 18 से रिलेटेड होते हैं जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज के होते हैं।
तो ये होता है। इसके अलावा जैसे अपने कहा कि सेक्शन 20 है जो आईएसडी से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर जो है वो अपने ये देखा था कि रूल 39A उसमें लागू होता था। तो ये जो सेक्शंस हैं और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो दोनों को साथ करके अपने को जो है वो देखना चाहिए कि भी कौन सा सेक्शन और फिर कौन सा रूल उसके अंदर लागू होता है। तो अगर अपन स्टडी इस सेक्शंस और रूल्स के हिसाब से करेंगे तो फिर आपकी गलतियां न के बराबर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार।